नमस्ते भारत। अभी हम एडुटेरिया एनसीईआरटी के हिस्ट्री एमसीक्यू को कंटिन्यू करते हैं। हमने सेट 1 के 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अभी हम जो 41 नंबर क्वेश्चन से पढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महायान के बारे में पूछ रहा है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, यानी महायान जो है क्या बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो हाँ, ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तो महायान के द्वारा जो है बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया गया, ये भी कथन सही है। तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो हम थोड़ा सा महायान के बारे में जान ले। तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया। कब बटा 2 भागों में? तो जब बौद्ध धर्म का फोर्थ संगीति हो रहा था, चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रहा था, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हो रहा था। यहीं पर जाकर के बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट जाता है। ये 2 भाग कौन होते हैं? एक भाग हीनयान और दूसरा भाग जो है महायान। एक भाग हीनयान, दूसरा भाग महायान। तो जो हीनयान शाखा होती है, ये शाखा जो है एक तरह से महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बातें कही गई थी, सेम टू सेम जो है उसी का पालन करना वो हीनयान लोगों ने किया। वही महायान के लोगों ने जो है बौद्ध धर्म के जो कुछ कठोर तत्व थे उसको आसान करके इन्होंने जो है उसको अपनाया, और साथ ही साथ जो है इन्होंने मूर्ति पूजा को भी जो है बढ़ावा दिया। महायान के द्वारा जो है मूर्ति पूजा को भी बढ़ावा दिया गया। तो ये दोनों में अंतर था। तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है वहां बट जाता है, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व से ही पूछ रहा है, बौद्ध धर्म से ही पूछ रहा है, और इसमें जो है सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि बोधिसत्व वे यानी बोधिसत्व जो है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। तो बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में साधना कर सकते थे, बट वो ऐसा नहीं करते थे। ऐसा करने के बजाय वो लोगों को शिक्षा देने और लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने सांसारिक परिवेश में रहना ज्यादा ठीक समझा। तो इस वजह से कथन 1 जो है गलत है, कि वो ऐसा कर सकते थे बट बोधिसत्व ऐसा करते नहीं थे। दूसरा है कि बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, हाँ, तो ये कथन सही है। तीसरा है कि वे यानी बोधिसत्व जो है भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए, तो ये भी कथन सही है। तो 2 और 3 कथन सही होने के कारण हमारा आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो कि सत्य कथन पूछ रहा था, तो 2 और 3 कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। जो चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री भारत की यात्रा पर आए, तो उसका सही कालक्रम क्या है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो बी आंसर हो जाएगा। सबसे पहले फाहियान आया है, फिर वेनसांग आया है, फिर जो है हित्सिंग आया है। और फाहियान जो है किसके शासनकाल में फाहियान आया है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया है। वहीं जो है वेनसांग किसके शासनकाल में आया है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। और हित्सिंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद यानी 7वीं सदी के अंत में ये जो है भारत की यात्रा पर आता है। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में एक आता है जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में आता है, तो उसका नाम क्या रहता है? मेगास्थनीज रहता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आता है? मेगास्थनीज आता है। और मेगास्थनीज के द्वारा जो है पुस्तक लिखी जाती है इंडिका, जो कि जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन के बारे में जिक्र है। तो इसी मेगास्थनीज के इंडिका में जिक्र है। और एक आप पुस्तक का नाम याद रखेंगे जहां से बीपीएससी क्वेश्चन एक बार पूछा भी है कि नेचुरल हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक जो है प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? जो विदेशी आक्रमणकारी शक, पल्लव, कुषाण, यूनानी ये सब आए, तो वो कब आए उसका सही क्रम पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी कि सबसे पहले हिंद यवन या यूनानी आए, फिर शक आए, फिर हिंद पार्थियन या जिसको आप पल्लव भी कहते हैं, पल्लव आए, उसके बाद जो है
कुषाण आए, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कुछ कुछ पॉइंट जो है इस विदेशी आक्रमणकारी से याद रखेंगे, जिसमें कि हिंद यूनानी से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो मैं बस बोल देती हूँ, आप सुन लीजिएगा। तो हिंद यूनानी शासकों में जो सबसे अधिक विख्यात शासक हुआ है वो मीनांडर हुआ है। और ये मीनांडर ने जो है नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर बोल दी कि मीनांडर ने नागार्जुन से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, और ये हिंद यूनानी था। और हिंद यूनानियों के द्वारा ही जो है सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए। सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी के द्वारा ही जारी किए गए। ये हिंद यूनानी से कुछ रहा, या फिर हिंद यवन जो आप कहें। फिर अगला है शक से कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। शक शासक से कुछ पॉइंट याद रखेंगे, जिसमें कि शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? रुद्रदामन जो है शकों का सबसे प्रतापी राजा हुआ, जिसके द्वारा जो है गिरनार अभिलेख भी लिखाया जाता है, जो कि संस्कृत में है। चूंकि संस्कृत का रुद्रदामन बहुत प्रेमी था, तो संस्कृत में गिरनार अभिलेख जो जारी किया जाता है रुद्रदामन के द्वारा। फिर एक शक के बारे में आप और पॉइंट याद रखेंगे कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है 58 ईसा पूर्व में 58 ईसा पूर्व में एक जो है संवत चलाया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं? विक्रम संवत कहते हैं। और इसी समय जो है विक्रमादित्य की उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है धारण की जाती है। तो किस उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया जाता है? ये बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है विक्रम संवत चलाया जाता है। नेक्स्ट आप कुषाण के बारे में एक दो पॉइंट याद रखेंगे। इस कुषाण के बारे में, तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? कनिष्क हुआ। और कनिष्क के द्वारा भी एक संवत चलाया जाता है। ये 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जाता है, जो कि शक संवत चलाया जाता है। और ये शक संवत जो है भारत सरकार द्वारा अभी भी प्रयोग किया जाता है। ये यूपीएससी भी पूछ चुका है क्वेश्चन कि भारत सरकार के द्वारा जिस कैलेंडर का यूज किया जाता है किस संवत पर आधारित है। तो इसी शक संवत पर आधारित है, जो कि 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा जो है जारी किया गया था, चलाया गया था। और कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और साथ ही साथ जो है कनिष्क के दरबार में नागार्जुन रहता था, जिसको कि भारत का आइंस्टीन कहते हैं। भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं, जो कि किसके दरबार में रहता था? तो इसी कनिष्क के दरबार में नागार्जुन रहता था। पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक के द्वारा जो है जिस शिक्षा देने के लिए जिस अधिकारी को नियुक्ति की गई, उसे धम्म महामात्र कहा जाता था। और इस धम्म महामात्र का जो है चर्चा अशोक के द्वारा जो शिलालेख खुदवाए गए थे, तो उस 5वें शिलालेख में मिलता है। 5वें शिलालेख में जो है ये वर्णन मिलता है धम्म महामात्र के नियुक्ति के बारे में। और अशोक के बारे में एक दो पॉइंट को आप याद रखेंगे। ये भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले इसी अशोक ने किया था। और अशोक के शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में पादेट्री पेंथेलर के द्वारा की गई थी। और अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब मिली है? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ये सब पॉइंट जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा ही जा चुका है, इसलिए मैं बार बार बोल दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कि और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। पहला कथन क्या है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो क्या ये कथन जो है सही है? तो हाँ, ये कथन सही है। दूसरा है कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में है। तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ना कि खरोष्ठी लिपि में है। यानी कि ब्राह्मी लिपि में अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख है किस लिपि में है? तो वो ब्राह्मी लिपि में है, ना कि खरोष्ठी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। तो इसलिए कथन 2 गलत हो गया। कथन 3 क्या है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो हाँ, अशोक के जो है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इसलिए कथन 3 सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। केवल 1 और 3 सही है, 2 कथन क्या है? गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है। तो मुगलों की जो जागीरदारी व्यवस्था थी, जिसको कि हम मनसबदारी व्यवस्था के रूप में जानते हैं, तो वो दिल्ली सुल्तानों के इक्ता के बराबर थी, इक्ता के बराबर थी। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। मुगलों की जागीरदारी व्यवस्था या फिर जिसे हम मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें जो है जागीर दिया जाता था, जो मनसबदार होते थे उनको जागीर दिया जाता था राजस्व के रूप में, जागीर यानी भूमि दिया जाता था। तो इसी व्यवस्था को हम मनसबदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था कहते हैं। तो दिल्ली सुल्तानों में एकता के बराबर थी। इक्तदारी व्यवस्था में भी भूमि ही दी जाती थी राजस्व के रूप में, इसीलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्या है कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन। पहला कथन क्या है कि केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि केरल में तो लिखी गई है लेकिन मलयालम भाषा में नहीं लिख करके ये मणि प्रवालम शैली में लिखी गई है। मणि प्रवालम शैली में लिखी गई है ये लीला तिलकम पुस्तक। मणि प्रवालम शैली क्या है, तो एक तो इसमें संस्कृत भाषा का यूज किया गया है, दूसरा जो है क्षेत्रीय भाषा, वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज था उसका यूज किया गया। तो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है लीला तिलकम। हालांकि ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है, तो ये आधा कथन सही है आधा गलत है, इसलिए एक कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई है। तो केवल संस्कृत भाषा में नहीं है, बल्कि संस्कृत और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं में की गई है। तो केवल के कारण ये कथन भी गलत हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सत्य कथन पूछा था और सत्य कोई भी नहीं है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50 नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो 1 नंबर कांधार से, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी। तो इन सभी जगहों पे से अशोक के शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। उपरोक्त इन सभी जगहों से अशोक के शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। इस तरह हमने जो है बहुत ही कम समय में 10 क्वेश्चन को पढ़ा। आगे इसी तरह से हम 10-10 क्वेश्चन या फिर समय मिला तो 20 क्वेश्चन या उससे भी अधिक क्वेश्चन हम एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं कंटिन्यू वीडियो जो है बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।